प्रिय बच्चों, परीक्षा में अब बहुत अधिक दिन नहीं रह गया है, इसलिए अपने कार्य को अधिक सजगता और तत्परता के साथ कीजिएगा। और परीक्षाएं जितने नज़दीक आ रही हैं, अपने कार्य क्षमता को उतना बढ़ाते जाइए आप लोग। और आप लोग सोशल मीडिया से दूर रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया से जितना दूर रहिएगा आप लोगों को अध्ययन कार्य में उतना अधिक सुविधा होगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि 2022 में भूगोल विषय के अंतर्गत कौन कौन से बड़े प्रश्न आ सकते हैं। उससे पहले हम लोग भूगोल विषय के क्वेश्चन पैटर्न को देख लेते हैं। तो भूगोल विषय के अंतर्गत किन किन अध्यायों से बड़े प्रश्न आ सकते हैं, हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहला जो लेसन है वो हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को पहले ये बोल दें कि भूगोल जो है वो आप लोगों को दो भागों में विभक्त है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यानी फिजिकल ज्योग्राफी से 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आप लोगों का 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किन किन अध्यायों से बड़े प्रश्न आएंगे, MCQ आएंगे और SAQ आएंगे। तो सबसे पहला जो अध्याय है वो है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। यहाँ से 3 नंबर का MCQ आएगा, 2 नंबर का SAQ आएगा और एक बड़ा प्रश्न आएगा 7 नंबर का। यानी कि इस अध्याय से कुल 12 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत ये अध्याय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला हम लोग देख रहे हैं कि मिट्टी, वायुमंडल और जैव विविधता, इन 3 अध्यायों से, यानी मिट्टी से 1 नंबर करके 3 MCQ रहेंगे, 1 नंबर करके 2 SAQ रहेंगे, वायुमंडल से 1 नंबर करके 4 MCQ रहेंगे और जैव विविधता से 1 नंबर करके 2 MCQ रहेंगे। वायुमंडल से 1 नंबर करके 3 SAQ रहेंगे और जैव विविधता से 1 नंबर करके 2 SAQ रहेंगे। और एक बड़ा प्रश्न आएगा मिट्टी, वायुमंडल और जैव विविधता, इनमें से, यानी 7 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। यहाँ पर आप लोगों को बोल दूँ कि हो सके जैव विविधता से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, मिट्टी से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का प्रश्न आता है। यानी कि इन 3 अध्यायों से 23 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो 23 और 12 कितना हो गया? 35। यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी से 35 नंबर। आइए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं से देख रहे हैं हम लोग 1 नंबर का 3 MCQ और 1 नंबर का 2 SAQ आएगा। यहाँ से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं मतलब कृषि से 1 नंबर करके 3 MCQ रहेंगे। यहाँ से कोई भी SAQ प्रश्न नहीं है और यहाँ से एक लॉन्ग प्रश्न रहेगा 7 नंबर का। तो ये 7 नंबर के प्रश्न किसी भी रूप में आ सकते हैं, 4+3, 5+2, इस तरह से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक क्रियाएं, जिसको हम लोग उद्योग के रूप में देख रहे हैं। वहाँ से 1 नंबर करके 3 MCQ आ रहा है, 1 नंबर करके 1 SAQ आ रहा है। यहाँ से भी एक बड़े प्रश्न आ रहा है। बार बार बोल रहा हूँ कि बड़ा प्रश्न 7 नंबर पे भी आ सकता है और एक 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, इस तरह से करके 7 नंबर का आ सकता है। नेक्स्ट है जनसंख्या और अधिवास से 1 नंबर करके 3 MCQ और 1 नंबर करके 2 SAQ और यहाँ से भी एक बड़ा प्रश्न 7 नंबर का आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन पैटर्न। तो हम लोग पहले फिजिकल ज्योग्राफी को देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिकल ज्योग्राफी में जो पहला लेसन जो आप लोगों को बताया गया था, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, यहाँ से बच्चों आप लोग एक क्वेश्चन अच्छा से तैयार कीजिए और यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है। जिसमें से पहला प्रश्न है, कास्ट प्रदेश यानी कि कास्ट रीजन में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों की उत्पत्ति का उपयुक्त रेखा चित्र के साथ व्याख्या करें। यानी इसमें कास्ट प्रदेश में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो अपर्दन और अपक्षय के द्वारा बनी है और निक्षेपण के द्वारा बनी है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से कर लीजिए, यही प्रश्न फिर टूट टूट कर आएगा। ठीक है। इसी के और में एक प्रश्न हम लोग क्या देख सकते हैं कि चित्र की सहायता से कास्ट प्रदेश में घोल रंध्र, पोल्जी तथा डीप स्टोन के निर्माण की चर्चा करें। ये एक प्रश्न आ सकता है। फिर आ सकता है इसी के अथवा में एक कास्ट प्रदेश में डोलाइन और डीप स्टोन किस प्रकार तैयार होता है, चित्र की सहायता से दिखाइए। यानी कुल मिलाकर बोला जाए तो कास्ट प्रदेश में जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं अपर्दन के द्वारा और
निक्षेपण के द्वारा, उनको अच्छा तरह से कर लीजिए आप लोग, उसी में से सारा प्रश्न आ जाएगा। और परिभाषा में आप लोग सिर्फ देखिएगा कि गीज़र से क्या समझते हो, आर्टेजियन वेल से क्या समझते हो, ग्रेडिएशन किसको बोलते हैं, डिग्रेडेशन किसको बोलते हैं, एग्रेडेशन किसको बोलते हैं। बस इस लेसन से इतना ही प्रश्न करना है। अगला हम लोग देखते हैं कि मिट्टी, वायुमंडल और जैव विविधता, यहाँ से एक बड़ा प्रश्न आएगा। तो हम लोग मिट्टी को देख लेते हैं। मिट्टी से सबसे प्रमुख रूप से एक क्वेश्चन आप लोग तैयार कीजिए कि मिट्टी के निर्माण में जनक सेल यानी मूल चट्टान, जलवायु और जैविक कारक की क्या भूमिका होती है, इसकी विवेचना कीजिए। ये इसका मुख्य प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। दूसरा शॉर्ट प्रश्न आ सकता है कि सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा प्रच्छेदिका से क्या समझते हो। ये प्रश्न को भी आप लोग तैयार कर लीजिए, यानी कि 4 नंबर में आ सकता है। इसके अतिरिक्त परिभाषा में आप लोग याद रखिए, मिट्टी में एंटीसोल सॉइल क्या है, मॉलीसोल क्या है, उसके बाद पेडाल्फर सॉइल क्या है, पेडोकल सॉइल क्या है, पोर्जोल सॉइल क्या है, पाइजोलिक सॉइल क्या है, चर्नोजोन सॉइल क्या है और सेरोजोन सॉइल क्या है। ये सब सिर्फ इस सब का डिफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। और मिट्टी से सिर्फ एक क्वेश्चन और कीजिए कि मिट्टी के अपरदन के क्या कारण है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो बस ये सॉइल ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, हम लोग जो है वो वायुमंडल और जैव विविधता से हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग वायुमंडल और जैव विविधता से जिन प्रश्नों को देखेंगे वो है, आप लोग यहाँ से एक प्रश्न तैयार कीजिए, मुख्यतः चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है। ये मुख्य प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। जेट धारा का मानसून पर प्रभाव का विशेषता बतलाइए। ठीक है, ये एक प्रश्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग तैयार कीजिए कि भूमंडलीय उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग होने के क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव है। ये एक प्रश्न हुआ। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय जलवायु तथा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के बीच हम लोगों को क्या करना है, तुलना करना है। तो याद रखिएगा, तुलना और विशेषता इसी के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए अलग से तैयार कर मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन परत के क्षरण से आप क्या समझते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या विशेषता है। अंतर और विशेषता एक साथ तैयार कर लीजिएगा आप लोग, तो उसी में आ जाएगा। और फिर छोटा छोटा जो 2-2 नंबर में आप लोग तैयार कीजिएगा वो है कि टॉर्नेडो क्या है, टाइफून क्या है, हरिकेन क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैव विविधता का क्या महत्व है, जैव विविधता को हम लोग कैसे संरक्षित होने से बचा सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैव विविधता को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। ये हुआ एक। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जो मरोद्भिद पौधे होते हैं उनका उदाहरण सहित विशेषता पूछा जाता है, या हम लोगों से लवणोद्भिद मतलब मरुस्थल में उगने वाले पौधों की क्या विशेषता है, नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधों की क्या विशेषता है। उसके बाद हम लोग का ये पूछा जल में उगने वाले, जैसे कमल हुआ, जैसे जलकुंभी हुआ, जल में उगने वाले पौधों की क्या विशेषता है। इन विशेषताओं को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता से और प्रश्न देख रहे हैं कि जैव विविधता में आनुवांशिक विविधता और प्रजाति विविधता पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। बस ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो ये हम लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी हम लोगों का ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं से हम लोग का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। हम लोग देख रहे हैं प्राथमिक क्रियाएं यानी कृषि के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से प्रश्न अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश फसलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्यों? और दक्षिण भारत में कॉफ़ी उत्पादन के विकास के क्या कारण हैं? और सस्यावर्तन को परिभाषित कीजिए। इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के प्रभावों को देख लीजिएगा आप लोग।
अब फसल संयोजन किसे कहते हैं, इसे एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और गहन निर्वहन कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन की कमी क्यों है। अगला प्रश्न है, विस्तृत कृषि क्यों निर्यात प्रधान होती है। फसल चक्रीकरण का 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ऑपरेशन फ्लड क्या है, या दाल उत्पादन की क्या समस्याएं हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जो परिभाषित वर्ड पूछेगा वो है स्थानांतरित कृषि, जीवन निर्वहन कृषि, विस्तृत कृषि, मिश्रित कृषि। इन सब का विशेषता आप लोग याद रखिएगा, या इनके बीच में क्या अंतर है इसको एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ फसलों के लिए ये पूछता नहीं है, फिर भी आप लोग बोलेंगे कि इसको देख लीजिएगा। कुछ फसलों के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में लिखिए, जैसे चावल है, गेहूँ है, जूट है, कपास है इत्यादि, गन्ना है इत्यादि, इसके बारे में। फिर पूछ सकता है कि थाईलैंड में रबर उत्पादन अधिक होता है क्यों, श्रीलंका में नारियल उत्पादन क्यों अधिक होता है, क्यूबा में गन्ना की कृषि क्यों अधिक होती है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी उद्योग द्वितीय क्रिया के रूप में, ठीक है। तो इसमें से जो प्रमुख प्रश्न आप लोग तैयार कीजिएगा, उसमें से एक पहला प्रश्न होगा कि ये हम लोग बोल रहे हैं जैसे कि भारत के पश्चिम में कपास उद्योग अधिक केंद्रित है। जैसे हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में कपास उद्योग अधिक केंद्रित है, इसके क्या कारण है, ये एक प्रश्न। दुग्ध उद्योग के विकसित होने के क्या कारण है, इंजीनियरिंग उद्योग से क्या समझते हो, और कागज उद्योग के विकसित होने तथा उसकी समस्याओं के बारे में लिखिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुनिया के किसी 2 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग तथा 2 सूती वस्त्र उद्योगों की चर्चा कीजिए। और यूएसए में पेट्रोल रसायन उद्योग अधिक विकसित है तथा मोटर उद्योग अधिक केंद्रित है, क्यों। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चे माल की अनुपलब्धता होने के बावजूद जापान में लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। सूती वस्त्र उद्योग के फुट लॉज उद्योग क्यों कहा जाता है, पेट्रोल रसायन उद्योग से क्या तात्पर्य है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील और मलेशिया में रबर उद्योग क्यों अधिक विकसित है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। भारत में तैयार पोशाक निर्माण उद्योग का विकास क्यों हुआ, और द्रव्य सूचकांक किसे कहते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, भारत के पूर्वी भाग में लौह इस्पात उद्योग केंद्र अधिक विकसित है, इसकी क्या कारण है, और दुर्गापुर को भारत का रूढ़ कहा जाता है, क्यों। इस प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, भारत में निर्मित पोशाक के उत्पादन के संदर्भ में संक्षिप्त चर्चा कीजिए। कच्चे माल के अभाव के बावजूद लोहा और स्टील उद्योग जापान में विकसित है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। पेट्रोल रसायन उद्योग के विकास के लिए पश्चिम भारत में जिम्मेवार कारकों का विश्लेषण कीजिए, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये हम लोग का इंडस्ट्री हो गया, और हम लोगों का प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या से कौन कौन सा प्रश्न हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जनसंख्या से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जनसंख्या एवं मानव बस्तियां से तो पहला है कि जनसंख्या वितरण पर मदद के प्रभाव की चर्चा कीजिए। नगरीय बस्तियों को उनके कार्य के अनुसार वर्गीकृत करें, और सूक्ष्म नियोजित प्रदेश किस प्रकार से स्थूल नियोजित क्षेत्र से अलग होता है, इसको दिखलाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या संक्रमण मॉडल के विभिन्न चरण हैं, उसका वर्णन कीजिए। अच्छा, रेखीय अधिवास किसे कहते हैं, और बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के क्या कारण हैं। आदर्श जनसंख्या क्या है और इसकी 2 विशेषताओं को लिखिए। किस प्रकार की भौगोलिक परिवेश में प्रकीर्णन अधिवास विकसित होता है। भारतीय जनगणना के अनुसार शहरी अधिवास को परिभाषित कीजिए। और जनसंख्या के विश्वव्यापी वितरण के प्रवासान मतलब माइग्रेशन करने का मतलब, जैसे आप लोग सुने होंगे कि भारत के बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए यूक्रेन गए हैं, डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, तो वही हुआ प्रवासान, माइग्रेशन करना। इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसको दिखलाना है आप लोगों को। जनसंख्या में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है वो कि नगरीय मानव बस्तियाँ और ग्रामीण मानव बस्तियाँ में क्या अंतर है, इसके अतिरिक्त जनसंख्या संक्रमण का मॉडल क्या है। अच्छा, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, और जनसंख्या के प्रभाव को हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
फिर विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या के असमान वितरण के संबंधित भौतिक तत्वों की चर्चा कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज जनसंख्या का घनत्व तथा आदमी भूमि का क्या अनुपात है, इसका एक वर्णन कीजिए। इन सारे प्रश्नों को आप लोग कर लीजिए। आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्न ही आएंगे।